सभी को सुप्रभात एवं नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के एक अध्याय को जिसका नाम है लखनवी अंदाज। विद्यार्थियों, यह अध्याय लेखक यशपाल द्वारा लिखित है। विद्यार्थियों, इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। विद्यार्थियों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के फिरोजपुर में। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? कांगड़ा, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स अर्थात बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह, सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए, अर्थात उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, इसलिए वो जेल भी गए थे। उनकी मृत्यु सन 1976 अर्थात 1976 में हो गई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सराकोरों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी जीवन शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कुछ कहानी संग्रह भी हैं, जैसे ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, व दुलिया फूलों का कुर्ता। उनका एक उपन्यास भी है जो क्या है? झूठा सच, जो कि भारत के विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है, अर्थात उनका झूठा सच उपन्यास भारत के पार्टीशन पर आधारित है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। विद्यार्थियों, अभी तक हमने जो पढ़ा वो लेखक का जीवन परिचय है। परीक्षा की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसके बाद आने वाली सभी चीजें परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लखनवी अंदाज कहानी शुरू करने से पहले लखनवी अंदाज कहानी के बारे में कुछ पंक्तियां दे रखी हैं कि ये कहानी किस पर आधारित है और इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ लिखा गया है, यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। विद्यार्थियों, यहाँ कहा गया है कि यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना किसी कथ्य के कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु हम इसे इस कक्षा में एक स्वतंत्र रचना के रूप में पढ़ेंगे। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। विद्यार्थियों, सामंती वर्ग से यहाँ पे मीनिंग क्या है? सामंती वर्ग अर्थात जो सामंत वर्ग है उसको अंग्रेजी भाषा में फ्यूडलिज्म कहा जाता है। सामंतवाद क्या है? फ्यूडलिज्म। और सामंत किन्हें कहते हैं? फ्यूडल्स। विद्यार्थियों, यशपाल ने उसी सामंत वर्ग पर इस कहानी के माध्यम से कटाक्ष किया है और उन्होंने यह बताया है कि सामंती वर्ग का आज के समय कोई महत्व नहीं है, फिर भी वो किस तरीके से अपनी बनावटी जीवन शैली जी रहे हैं और उस जीवन शैली का कोई आधार नहीं है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। विद्यार्थियों, कि आज यह
कहना सही नहीं है कि आज के समय भी ऐसी परजीवी संस्कृति को हम इस समाज में देख सकते हैं। परजीवी कहते हैं पैरासाइट को। विद्यार्थियों, यहाँ पे जो सामंत वर्ग के बारे में बताया गया है, वो सामंत वर्ग वो है जो मजदूरों और दबे कुचले व्यक्तियों की मेहनत पर पलता है, अर्थात वो उन पर एक परजीवी की तरह है। अगर विद्यार्थियों, अगर निम्न वर्ग के लोग अर्थात मजदूरी करने वाले लोग ना हो तो सामंती वर्ग का अर्थात सामंतवाद का इस धरती पर कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। विद्यार्थियों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं लखनवी अंदाज कहानी को। विद्यार्थियों, इस कहानी में लेखक यशपाल लिखते हैं, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। विद्यार्थियों, ये कहानी आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसमें आने वाले कठिन शब्दों को इस तरह बॉक्स बनाकर उसमें लिख दिया है ताकि आपको किसी तरह की कोई भी कठिनाई न हो। प्रोफेसर यशपाल कहते हैं कि मुफस्सिल होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान, अर्थात सेंट्रल जो सिटी है उसके आसपास की जगह। वहां से जो ट्रेन है वो चल पड़ने में उतावली थी, यानी चल पड़ने को तैयार थी, और आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं और मुझे दूर जाना नहीं था, इसलिए मैंने नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए एक टिकट ले लिया जो कि सेकंड क्लास का था। विद्यार्थियों, वो लिखते हैं, गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। विद्यार्थियों, वो कहते हैं कि मैंने देखा गाड़ी छूटने को थी, इसलिए मैंने सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को जल्दी से दौड़कर पकड़ लिया, अर्थात मैं उसमें चढ़ गया। मैंने अनुमान लगाया कि शायद वो डिब्बा खाली होगा, लेकिन अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। विद्यार्थियों, वो कहते हैं कि उनके अनुमान के प्रतिकूल जो डिब्बा था वो निर्जन नहीं था, बल्कि उसमें एक नवाबी नस्ल का सफेद पोश सज्जन व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने सामने तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हुए थे। सहसा अर्थात अचानक से मेरे उस डिब्बे में जाने से ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों के एकांत चिंतन में विघ्न अर्थात बाधा आ गई हो। मैंने सोचा कि हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, सूझ अर्थात समझ की चिंता में हो, या फिर हो सकता है खीरे जैसी अपदार्थ का अर्थ होता है विद्यार्थियों निम्न या तुच्छ, कि हो सकता है यह कहानी की चिंता में हो, यानी कहानी लिखने की समझ की चिंता में हो, या हो सकता है यह खीरे जैसी निम्न वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अर्थात जो नवाब है, अगर उसको कोई व्यक्ति देखेगा कि यह खीरे जैसी निम्न वस्तु का शौक रखता है, तो हो सकता है कि उसकी इमेज पे कोई फर्क पड़े। ऐसा कौन सोचता है विद्यार्थियों? ऐसा
यशपाल कहते हैं कि शायद नवाब ऐसा सोचता होगा। उसके बाद नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। विद्यार्थियों, यशपाल कहते हैं कि नवाब साहब ने संगति अर्थात साथ या फिर बात करने के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया, तो यशपाल ने भी आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। और यशपाल कहते हैं कि कल जब मैं खाली रहता हूँ, यानी मेरे पास में कोई काम नहीं रहता, तब कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो उसी के फलस्वरूप नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। इसलिए लेखक यशपाल नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे थे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता दिखे। तो विद्यार्थियों, यशपाल हैं वो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि नवाब साहब ऐसा सोच रहे हों कि मैंने किफायत अर्थात पैसे बचाने के लिए या कम पैसे के टिकट के लिए सेकंड क्लास का टिकट तो ले लिया, लेकिन अब मुझे कोई सफेद पोश यानी शहर का कोई दूसरा आदमी इस मिडिल क्लास डिब्बे में सफर करता न देख ले। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। विद्यार्थियों, यशपाल सोचते हैं कि नवाब ने शायद अकेले वक्त काटने के लिए अर्थात अकेले वो बैठे रहेंगे, इससे अच्छा उन्होंने सोचा कि क्यों न खीरे ले लिए जाएं और मैं बीच में खीरे खा लूंगा। लेकिन अब लेखक यशपाल के सामने वो खीरे कैसे खाएं। अगर वो खीरे खाएंगे तो हो सकता है उनकी इमेज खराब हो। ऐसा कौन सोचता है विद्यार्थियों? ऐसा सोचता है नवाब साहब। विद्यार्थियों, इसके बाद यशपाल लिखते हैं, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। तो विद्यार्थियों, अचानक से क्या हुआ, नवाब साहब ने यशपाल को संबोधन किया और कहा, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे अर्थात क्या आप खीरे खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ देना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, की भला शौक फरमाएं। कि जो नवाब साहब हैं उनका इस तरीके से भाव परिवर्तन होना लेखक को अच्छा नहीं लगा। उन्हें जवाब दिया कि शुक्रिया अर्थात धन्यवाद। की भला कहते हैं किसी बड़े व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को जिसकी हम सम्मान करते हों। की भला यानी रेस्पेक्टेड पर्सन। की यशपाल ने जवाब दिया शुक्रिया अर्थात धन्यवाद कि आप ही खीरा खाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे एक लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, गोदकर झाग निकाला, फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। विद्यार्थियों, यशपाल कहते हैं कि फिर मैंने देखा कि नवाब साहब ने एक पल खिड़की के बाहर गौर किया और दूसरे ही पल क्या किया, तौलिए को झाड़कर सामने बिछाया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर खिड़की के बाहर खीरों को धोया और तौलिए से पोंछकर तौलिए पर रख दिया। उन्होंने जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें
गोद कर उनका झाग निकाला और फिर पूरे एहतियात से, करीने से यानी तरीके से तौलिए के ऊपर उन्होंने उसे रख दिया। इसके पश्चात विद्यार्थियों, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। विद्यार्थियों, लेखक कहते हैं या लिखते हैं कि लखनऊ रेलवे स्टेशन पर जो लोग खीरा बेचते हैं वो ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने भी जब खीरों की फांकें कर ली तो उसके ऊपर जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा से लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा हो। विद्यार्थियों, कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। यशपाल कहते हैं कि हम कनखियों से देखकर, विद्यार्थियों कनखियों से देखना होता है अपनी आंखों से साइड में देखना, यानी आंखों से बिल्कुल किसी दूसरे व्यक्ति की नजरें चुराकर किसी दूसरी तरफ देखना, उसको कहते हैं कनखियों से देखना। कि वो कहते हैं कि हम ये सोच रहे थे कि मियाँ अर्थात ये नवाब साहब रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बचने के लिए बचने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। कि नवाब साहब ने फिर एक बार प्रोफेसर यशपाल से कहा, वल्लाह अर्थात ईश्वर की शपथ या सचमुच कि यार मैं आपसे सचमुच बोल रहा हूँ, एक बार शौक कीजिए, नहीं एक बार खाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। बालम खीरा विद्यार्थियों खीरे की एक नस्ल है, नस्ल नहीं, खीरे की एक किस्म है। विद्यार्थियों, इसके बाद में कि नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्म सम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है, कि भला शौक फरमाएं। विद्यार्थियों, यशपाल कहते हैं कि खीरे की पनियाती यानी खीरे की फांकों से निकलते हुए पानी को देखकर यशपाल के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इनकार कर चुका था, इसलिए अब अपना आत्म सम्मान निभाना ही मैंने उचित समझा और मैंने नवाब साहब को उत्तर दिया, शुक्रिया यानी धन्यवाद, इस वक्त तलब अर्थात भूख, कि इस वक्त मुझे भूख महसूस नहीं हो रही है और मैदा भी जरा कमजोर है। विद्यार्थियों, मैदा क्या होता है? मैदा होता है पाचन शक्ति या डाइजेस्टिव पावर, की जो पाचन शक्ति है वो भी मेरी कमजोर है, कि भला शौक फरमाइए, इसलिए आप ही खीरा खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्ची के संयोग से खीरे की फांकों की ओर देखा। खीरे के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। विद्यार्थियों, अब नवाब साहब ने सतृष्ण यानी प्यास से खीरे की चमकती फांकों की तरफ देखा और दीर्घ निश्वास लिया, यानी एक लंबी सांस लेकर अपने श्वास को बाहर निकाल दिया और एक एक फांक को उठाकर वो होठों तक ले गए, उन्हें सूंघा और उनके स्वाद से उनकी आंखें बंद हो गई और मुंह में पानी आ गया। विद्यार्थियों, उस पानी को नवाब साहब गले के अंदर उतार लिए
और तब नवाब साहब ने फाक को यानी खीरे के पीस को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। विद्यार्थियों, यशपाल कहते हैं कि नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और यशपाल को ऐसा लगा कि जैसे नवाब साहब मुझसे कह रहे थे कि ये है खानदानी रईसों का तरीका, यानी खानदानी रईस जो हैं इन चीजों को कुछ भी नहीं समझते। इसके बाद विद्यार्थियों, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा और खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। और विद्यार्थियों, यशपाल कहते हैं कि नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए थे और यशपाल को भी तस्लीम में यानी अभिवादन में सिर खम कर लेना पड़ा। खम करना यानी झुका लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। विद्यार्थियों, तहजीब का अर्थ होता है शिष्टाचार, नफासत का अर्थ होता है सुंदरता या बढ़ियापन और नजाकत का अर्थ होता है कोमलता। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस, एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? विद्यार्थियों, यशपाल कहते हैं कि खीरे के इस तरीके से इस्तेमाल से कभी भी उदर अर्थात पेट अर्थात भूख, उदर की तृप्ति अर्थात भूख कभी भी नहीं मिट सकती। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। विद्यार्थियों, यशपाल कहते हैं कि उन्हें नवाब साहब के पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। विद्यार्थियों, डकार किसे कहते हैं? डकार होती है बेल्चिंग, अर्थात जब हम खाना ज्यादा खा लेते हैं तो उसके बाद आवाज के साथ पेट से मुंह के रास्ते जो हवा निकलती है तो उससे आने वाली आवाज को हम डकार कहते हैं। विद्यार्थियों, वो कहते हैं कि नवाब साहब की ओर भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डालता है। विद्यार्थियों, यशपाल कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे नवाब साहब कह रहे हों कि हीरा आसानी से पचने वाला नहीं होता, यानी हीरा शकील होता है। शकील का मतलब क्या है? आसानी से जो न पचे, कि खीरा शकील होता है, वह आसानी से पचता नहीं है और वो मैदे पर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी बोझ डालता है। विद्यार्थियों, इस अध्याय के लेखक यशपाल कहते हैं कि ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। वो कहते हैं कि देखो कि मेरी ज्ञान की आंखें खुल गई और ये कौन है? नई कहानी के लेखक हैं। विद्यार्थियों, यहाँ उन्होंने नई कहानी के लेखक किन्हें कहा है? किन्हें कहा है? नवाब साहब को। क्यों? क्योंकि नई कहानी में जिस प्रकार बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्रों के ही लेखक की इच्छा मात्र से कहानी लिखी जा सकती है, उसी प्रकार से नवाब साहब ने
या नवाब साहब ने खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से ही अपने उदर की पूर्ति कर ली, अर्थात अपनी भूख मिटा ली। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जानने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। वो कहते हैं कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने का डकार आ जाता है, तो क्या बिना कहानी, बिना घटना और बिना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कोई कहानी लिखी नहीं जा सकती। विद्यार्थियों, ये थी हमारी कहानी लखनवी अंदाज, और ये किसके द्वारा लिखित है? यशपाल के द्वारा। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। अगर उसके बावजूद कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। विद्यार्थियों, इस कहानी के लिए मैंने बॉक्स बनाकर इसमें कठिन शब्द लिखे हुए हैं। जहां भी आपको कठिन शब्द समझने में दिक्कत हो, आप इनका अर्थ पता कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इस कहानी में जो भी कठिन शब्द हैं, मैंने उनको अंडरलाइन भी किया है। विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।